आइए दोस्तों, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में आज शुरू हो रहा है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा है दिल्ली के संतलत, यानी संतलत काल चल रहा है। और उस संतलत काल में आज शुरू होगा रजिया सुल्तान। आज शुरू होगा रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान का जो शासन काल है वह 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक माना जाता है। 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखिए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश जो था अपने मृत्यु के पहले, इल्तुतमिश अपने मृत्यु के पहले ही अपनी पुत्री रजिया को अपना राज्य काज सौंपने की इच्छा व्यक्त की हुई थी। कौन? इल्तुतमिश अपने मृत्यु के पहले ही रजिया को अपना राजकाज सौंपने की एक इच्छा जाहिर की हुई थी। तो क्या ये करता है इल्तुतमिश? ग्वालियर से वापस आने के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब ग्वालियर से वापस आने के बाद जो इल्तुतमिश था अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। रजिया को अपने भाइयों और तुर्क सरदारों से तुर्क सरदारों के विरुद्ध संघर्ष भी करना पड़ा था। संघर्ष भी इसे करना पड़ा था। मतलब तुर्क सरदार भी इसका विरोध कर रहे थे और इसके जो भाई थे वो भी सत्ता के लिए विरोध कर रहे थे। रजिया जो सुल्तान थी मात्र 3 वर्ष ही शासिका रही, यानी 3 वर्ष ही इसने शासन किया था, शासन कर पाई थी। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर, यानी रजिया सुल्तान दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया जो थी लाल वस्त्र धारण कर कहा जाती थी। लाल वस्त्र धारण कर मतलब इसका मतलब होता है न्याय का प्रतीक। इसे न्याय का प्रतीक बताया गया है कि लाल वस्त्र जो धारण करके ये रजिया सुल्तान जाते थे ये न्याय का प्रतीक माना जाता था। और नमाज के अवसर पर लाल वस्त्र धारण करते थे। और नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख जाते थे। नमाज के अवसर पर कहाँ जाते थे? जनता के समक्ष जाते थे। जनता के समक्ष जा करके ये न्याय करते थे। कौन? रजिया सुल्तान। आगे देखते हैं। नवंबर 1236 ईस्वी में
नवंबर 1236 ईस्वी में, नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हुई। रजिया थी जो सुल्तान के पद पर बैठी, सुल्तान के पद पर इसने बैठी थी। एक चीज और देखें नोट में, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। यानी कहने का मतलब है कि रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। पर्दा प्रथा को किसने त्यागा था? तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा किसे कहा जाता है? कोट पहन करके निकलती, यानी कुबा कोट पहन करके निकलती थी। और कुलाह का मतलब होता है टोपी। कोट और टोपी पहन करके ये दरबार में बैठती थी। कौन? रजिया सुल्तान। पर्दा प्रथा का त्याग किया उसने। कुबा कोट और कुला टोपी पहन करके अपने दरबार में बैठती थी तथा शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। यानी रजिया जो सुल्तान थी वह शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। उसी समय लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा। उसी समय कहां पर? लाहौर व सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा। और जब विद्रोह भड़क उठा तो रजिया ने सेना लेकर के कहां पहुंचा? तुरंत लाहौर पहुंच गई। और जब लाहौर पहुंच जाती है और लाहौर पहुंच करके आक्रमण कर देती है। और जब लाहौर पहुंच करके आक्रमण कर देती है तो जब रजिया सरहिंद की ओर बढ़ रही थी उसी समय इसके टोली में विद्रोह हो गया था। किसके? रजिया सुल्तान के टोली में, खेमा में विद्रोह भड़क उठा और रजिया को तबर हिंद, ये तबर हिंद जो है भटिंडा में पड़ता है, बताते हैं। तबर हिंद भटिंडा में पड़ता है। तबर हिंद भटिंडा में रजिया सुल्तान को क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। और जब रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है और रजिया सुल्तान को जो बंदी बनाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अल्तूनिया। और अल्तूनिया ने इसे बंदी बनाया था। लेकिन अल्तूनिया से ये धीरे धीरे समझौता कर लेती है और अपने पक्ष में अल्तूनिया को मिला लेती है। कौन? रजिया सुल्तान। जब अल्तूनिया को अपने पक्ष में मिला लेती है तो कुछ समय बाद अल्तूनिया से रजिया सुल्तान क्या कर लेती है? विवाह कर लेती है। कुछ समय बाद
अल्तुनिया से रजिया सुल्तान क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। और विवाह करने के बाद दिल्ली की ओर फिर फतह करती है, दिल्ली की ओर फिर ये फतह करती है, यानी प्रस्थान करती है। और प्रस्थान करने के बाद एक बार फिर कोशिश करती है और यह क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। दिल्ली की तरफ बढ़ने के बाद इसके विद्रोह होता है और उसमें ये असफल यानी हार जाती है। और हारने के बाद रजिया जो थी बहुत बहादुरी से लड़ी थी, रजिया सुल्तान जो थी बहुत बहादुरी से लड़ते हुए पराजित हुई थी। बहुत बहादुरी से लड़ते हुए इसने अपने आप को ये पराजित हुई थी। और पराजित होने के बाद फिर ये क्या करती है, भटिंडा की ओर प्रस्थान कर देती है। और जब भटिंडा की ओर यह प्रस्थान कर देती है तो कुछ दूरी के आने के बाद एक स्थान पड़ता है कैथल, स्थान पड़ता है कैथल। और कैथल के पास कुछ डाकुओं ने इसे घेर लेता है, कैथल के पास कुछ डाकुओं ने रजिया सुल्तान को घेर लेते हैं। और 31 अक्टूबर 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को इसकी क्या कर देते हैं, डाकुओं ने हत्या कर देते हैं। किसकी, रजिया सुल्तान की। कुछ डाकुओं ने जब इसे घेर लेते हैं कैथल के पास तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर देते हैं यहीं पर इनके सारे क्रियाकलाप समाप्त हो जाते हैं। एक चीज ये बताना चाहेंगे कि जो रजिया सुल्तान थी ये भी शमसी वंश की थी, शमसी वंश की थी, रजिया सुल्तान भी शमसी वंश की थी। तो दोस्तों आज रजिया सुल्तान के बारे में बस इतना ही। इसी में एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, रजिया सुल्तान के साथ ही में बलबन को। तो आइए बलबन को भी इसी के साथ पढ़ लिया जाए, जानकारी कर लिया जाए बलबन के बारे में। बलबन, तो देखिए बलबन का जो शासनकाल है, बलबन का जो शासन काल बताया जाता है वो बलबन का शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक माना जाता है। बलबन का जो शासनकाल है 1266 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक, 1286 ईस्वी तक माना जाता है। किसका शासनकाल? बलबन का शासनकाल। अब बलबन के बारे में गयासुद्दीन बलबन ने ही बलबनी वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन ने ही बलबनी वंश की स्थापना की थी। उलुग खान नामक एक तुर्क सरदार ने उलुग खान नामक एक तुर्क सरदार ने 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ था। यह अपने खिताबी नाम
बलबन के रूप में इतिहास हुआ। यही उलुग खां आगे चल करके बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अपने खिताबी नाम बलबन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। यानी उलुग खां जो था, बलबन गद्दी पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए उसने घोषणा की थी। बलबन जो था गद्दी पर बैठने के लिए जब इसने दावा किया तो मजबूत करने के लिए उसने घोषणा की थी कि वह विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। यानी बलबन जो था अपने आप को ईरानी एक शहंशाह थे अफरासियाब का, यह अपने आप को वंशज मानता था। कौन? अफरासियाब। अफरासियाब का ये अपने आप को वंशज मानता था। कौन? बलबन। इतिहासकार बर्नी ने लिखा हुआ है कि इतिहासकार जो थे बर्नी, उन्होंने लिखा हुआ है कि बलबन कहता था कि जब मैं किसी नीच कुल के उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ, जब किसी नीच व्यक्ति कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं, मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। मतलब उसे मारने के लिए मेरी जो हाथ है तलवार पर चला जाता है। ऐसा बलबन की सोच थी, ऐसी बलबन की सोच थी। और देखिए बलबन जो था पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया था। और उसने राजस्व को नियाबते खुदाई, उसने राजत्व को नियाबते खुदाई जिसे कहा था ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यानी ईश्वर द्वारा मिला हुआ है नियाबते खुदाई। तथा ये राजा को जिल्ले इलाही, ये राजा को जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, यानी जिल्ले इलाही का नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त, जबकि राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा है। और इसने मद्यपान का निषेध किया है, मद्यपान का निषेध किया है। किसने? बलबन ने मद्यपान का निषेध किया है। बलबन ने, आगे शुरू करते हैं, निषेध दिख नहीं रहा है इसीलिए यहीं से ऊपर चले जा रहे हैं। बलबन ने फारसी 9 वर्ष की शुरुआत की थी। बलबन ने फारसी 9 वर्ष की शुरुआत की थी। किसने? बलबन ने फारसी 9 वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज, मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की थी। नौरोज की भारत में शुरुआत की थी। किसने? बलबन ने। भारत में नौरोज की शुरुआत की परंपरा जो बताई जाती है वह बलबन की देन मानी जाती है।
सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में, सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा, एक फारसी परंपरा, फारसी परंपरा क्या है? सिजदा, फारसी परंपरा सिजदा। और सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। जबकि पाबोस का मतलब, पाबोस का मतलब होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। यानी पाबोस का मतलब होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। प्रथा शुरू की थी इसने, प्रथाएं शुरू की थी। किसने? बलबन ने। सिजदा का और पाबोस का, ये ऐसी प्रथाएं अपने शासन काल में इसने शुरू किया हुआ था। कौन? बलबन। बलबन ने स्वयं को राज्य के हालातों से परिचित रखने के लिए गुप्तचर प्रणाली की भी शुरुआत की थी। गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत बलबन ने की थी। तथा गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। तो जो गुप्तचर होते थे इसे बरीद कहा जाता था। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था संतलत काल में? गुप्तचरों को संतलत काल में बरीद के नाम से जाना जाता था। आगे बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर, मस्जिद के दीवारों पर उत्कृष्ट शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहता था। ये अपने आप को खलीफा का सहायक कहता था। कौन? बलबन अपने आप को खलीफा का सहायक भी कहा है। बलबन बदाई के आसपास के इलाकों में राजपूतों के गढ़ों को तहस नहस कर दिया था। यानी बलबन जो था वह बदाई का जो क्षेत्र था उसके आसपास के इलाकों में जितने भी राजपूत रहते थे उन सबों का सभी का इसने तहस नहस कर दिया था। और कहा जाता है कि इसकी मृत्यु, बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में, 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बलबन की 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों बलबन के बारे में बस इतना ही। हम अगली वीडियो लेकर के फिर आपको आएंगे खिलजी वंश। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और इस वीडियो में जो भी त्रुटियां हो आप इसे कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो दोस्तों। और अगली वीडियो लेकर के हम खिलजी वंश को आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।